सो एयर इज अवर फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स। और जब हम एयर की बात करते हैं तो वी आल्सो कॉल इट ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन की सांस। सांस है तो आप जिंदा हो, सांस जिस दिन बंद हो जाती है वी से यू आर डेड। ओके। और ये है कहाँ? ये हमारे एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर को हमने देखा था बहुत सारे स्पीयर्स में हमने डिवाइड किया, जैसे जैसे हमारे से ऊपर जाते जाते हैं। तो क्यों डिवाइड किया हुआ है कि हमारी जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है या एयर की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे हम सरफेस के, अर्थ के सबसे दूर जाते जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए सपोज 8 to 10 किलोमीटर तक तो आदमी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के भी जिंदा रह सकता है यदि कोई कुछ खास काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जो एवरेस्ट पे उसकी जिसकी हाइट 8,848 मीटर्स है, करीब 9 किलोमीटर्स। तब एंड में क्या होता है, उनको जो भी पर्वतारोही होते हैं माउंटेनियर्स, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि दे आर डूइंग लॉट ऑफ जॉब। यदि वहाँ चुपचाप पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, तब उनको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस, एयर इज़ वेरी लेस, और इट्स वेरी थिन। हम बोलते हैं बहुत पतली हो गई हवा, उसकी डेंसिटी बहुत कम हो गई टेक्निकल वर्ड में। एंड यदि हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो क्या सबके यूनिवर्स, जितने भी मतलब यूनिवर्स के अंदर या हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं, क्या सबके एटमॉस्फेयर में एग्जैक्टली हमारे जैसे ही हैं? नहीं, हमारे जैसे नहीं है। यदि हम अपने एटमॉस्फेयर को देखें, इसमें है क्या क्या? इसमें आप देखेंगे वी हैव थ्री मेन कंपोनेंट्स। वन इज कॉल्ड नाइट्रोजन, एंड टू 78% है। ऑक्सीजन जिसको O2 बोलते हैं, इट इज़ अराउंड 29.1 और 21% नॉर्मली हम बोलते हैं। कुछ पार्ट है 0.03% इज कार्बन डाइऑक्साइड, रिमेनिंग अदर गैसेस हैं, और कुछ परसेंटेज थर्ड हाईएस्ट इज आर्गन। बट फॉर अ ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग्स के लिए ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2। एंड स्पेशली ऑक्सीजन एंड CO2 का रहना बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन हो तो कोई ज़रूरी नहीं है लाइफ होगी। जैसे कि हम अपने पड़ोस के, अर्थ के पड़ोस में क्या है, वीनस है और मार्स है, दो बड़े प्लैनेट्स करीब करीब सेम साइज के। तो इसमें आप देखोगे दोनों के अंदर दे हैव लॉट ऑफ नाइट्रोजन, 95 से 97%, बट दे डोंट हैव ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और होगी भी तो इतनी नहीं है कि जिससे कि आदमी या कोई भी लिविंग थिंग्स या वो सेल्स जिनको ऑक्सीजन और CO2 चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो नहीं है। दैट इज वाई दे डोंट हैव लाइफ। तो अर्थ में लाइफ है। अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेयर में खाली ऑक्सीजन और CO2 के इनके अलावा एक और चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर। H2O, पानी भी अवेलेबल होता है। किस फॉर्म में होता है? बादल के फॉर्म में। तो आप देखेंगे यहाँ बादल दिखा रहे हैं, राइट? सो वी हैव गैसेस एंड वी हैव वाटर वेपर इन अवर एटमॉस्फेयर। और पूरी अर्थ में हमारे दो तरह के सेल होते हैं। कोई भी लिविंग फॉर्म वो इन दो दो तीन सेल से बना होता है। एक यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोटिक सेल्स होते हैं। यही सेल जो क्या करते हैं, उनके अंदर, बॉडी के अंदर क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है अवेलेबल, उसको ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। ऑक्सीजन के साथ आने पे जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से आती है वो बर्न होती है, मीन्स इट प्रोड्यूस एनर्जी। और जो रिलीज होता है फाइनली CO2 वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है। मीन्स कोई भी लिविंग थिंग क्या करती है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और CO2 को रिलीज करके वापस एटमॉस्फेयर में भेज देती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। एंड एज अ रिजल्ट जो भी ह्यूमन बीइंग है वो जिंदा रहते हैं, वो सांस लेते रहते हैं। सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, और CO2 वापस रिलीज कर देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द साइकिल। अब ये जो ऑक्सीजन जो है कंजम्पशन और भी तरीके से होता है। बहुत बार बहुत सी चीज़ें, जैसे आजकल तो हम तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, पेट्रोल जलाने के लिए, डीजल जलाने के लिए। फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। दैट मीन्स वी आर ऑल्सो, पेड़ जल जाते हैं अपने आप ही नेचुरली। तो जब कोई चीज़ जलती है तो दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, दैट मीन्स वी आर ऑल्सो कंज्यूम दिस ऑक्सीजन। और ये जब कंज्यूम होगी तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्लस और एक साथ में क्या चीज़ होती है, CO2। सो ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू CO2। ये हो रहा होता है। बट भगवान ने बड़ा सुंदर सिस्टम बनाया है कि एक तरफ तो ये जितने लिविंग थिंग्स हैं या जो भी हमने बनाया है, या जंगल में लगे सब CO2 बनाने में लगे हुए, मीन्स कन्वर्टिंग ऑक्सीजन टू CO2। भगवान ने एक पेड़ लगा दिया, एंड ट्रीज ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन, लेते मतलब CO2 को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में। ऐसी बहुत सारे सी के अंदर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को, मतलब डिफरेंट मिनरल्स के फॉर्म में कार्बोनेट्स बनाते हैं। जैसे वो अपने शेल बना लिए, देखो शंख वगैरह, तो वो भी कार्बन को क्या यूज़ कर रहे होते हैं, जो वाटर के अंदर आया उस कार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे मिनरल्स बना, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बन करके सेल्स बन जाते हैं।
सो और जब सेल्स बना देते हैं दैट मीन्स दे आर कंज्यूमिंग सम कार्बन डाइऑक्साइड, तो एज अ रिजल्ट अ बैलेंस इज क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर। एयर में इन चीज का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस बना रहता है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट्स आपको मालूम ही है क्या क्या होती है। Like in India, we have summer, then we have rainy season, then winter, then spring. So at least 4 climates तो मेन climates है। और ये क्लाइमेट जो है एक साइक्लिक, मतलब एक के बाद एक आती है, इनमें एक साइकिल है। तो ऐसा लगता है ना कि कोई इनको कंट्रोल करता है, कोई आगे पीछे नहीं होती है ना, मोटा मोटी उसी टाइम में आती है। दैट मीन्स someone is controlling, and who is controlling? Nature is controlling। तो नेचर में वो कौन चीज़ें हैं? लाइक एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द रिसोर्स। सो इज एटमॉस्फेयर इज कंट्रोलिंग द climates, or do atmosphere have any role in controlling the climate? So let's understand those, or let's try to find out those questions का आंसर। ठीक है। यदि हम अर्थ को देखें तो उसका एटमॉस्फेयर हम क्या बोलते हैं? उसके चारों तरफ जो एयर है, जो ऐसे एक स्पीयर फॉर्म में चारों तरफ से घिरे हुए एक ब्लैंकेट फॉर्म में। एंड इस ब्लैंकेट की वजह से क्या होता है, हमको बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत चीज़ों का फ़ायदा होता है। क्या होता है? जैसे हमारे पास सन है, जिससे हम क्या ले रहे होते हैं? एनर्जी ले रहे हैं। सो फॉर अस सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। बहुत बढ़िया बात। क्या क्या चीज़ आ रही होती हैं? काम की चीज़ें क्या आती हैं? लाइट आ रही होती है और उससे हीट आ रही होती है। बट यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन से कुछ और भी चीज़ आ रही थी। यस, एक बहुत डेंजरस चीज़ आ रही थी, उसको बोलते हैं रेडिएशंस। मीन्स ऐसी ऐसी टाइप की एनर्जी, इतनी हाई लेवल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है कि वो पेड़ों को जला देती, आदमियों में कैंसर हो जाता, जानवरों में बहुत सारी बीमारियां हो जाती। बिकॉज वी हैव अ ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ एयर का एक हमारे पास ब्लैंकेट है, जिसको हम अपने एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वो क्या करता है? इट वर्क्स लाइक अ मिरर। तो ये जो बाहर वाला सरफेस है वो क्या करता है? इन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है बाहर। सो ये जो सोलर, इसको बोलते हैं हम सोलर रिफ्लेक्शन, मीन सन से जो आने वाले जो रेस हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया अर्थ ने, राइट। उस वजह से क्या हुआ, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचते ही नहीं है। एज अ रिजल्ट जो जितने पेड़ पौधे हैं, इंसान है, सब जिंदा रहते हैं, राइट। दैट इज वाई वी हैव लाइफ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एटमॉस्फेयर इज प्लेइंग। अपार्ट फ्रॉम हमको हवा चाहिए सांस लेने के लिए, एक रोल और प्ले कर रहा होता है। जब ये जो सन की लाइट है या हीट, जो रेडिएशंस, जो भी अच्छे वाले रेडिएशंस बोलो जो जाते हैं, वो नीचे जाके ना जो हमारे अर्थ में क्या वाटर है 71% या वन थर्ड अर्थ कवर्ड है पानी से। देन वी हैव ग्लेशियर्स, क्लाउड्स हैं, उनसे सब रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो कोई भी चीज़ गर्म होगी तो ठंडा होने की कोशिश करेगी, तो एनर्जी बाहर जाएगी। और जब सन मान लो रात में नहीं है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? उस एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता, उस हीट को। नहीं तो अर्थ बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो इट विल ट्राई टू व्हाट इट डू, कि उसको रिफ्लेक्ट बैक वापस भेज देता है अर्थ के सरफेस पर। एंड एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेयर हेल्प अस टू मेंटेन अर्थ टेम्परेचर। नहीं तो अर्थ धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम के बाद अर्थ बिल्कुल ठंडी हो जाती है। जैसे बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, एकदम उन पे आइसी और कुछ है ही नहीं, क्योंकि देयर एटमॉस्फेयर इज नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक अस, वेयर कि जहाँ पे सन से जो एनर्जी आ रही है, खराब को तो बाहर भेज दे, अच्छे को अंदर रख ले, और जो भी अंदर आ गया उसको बाहर ना जाने दे। एंड एज अ रिजल्ट हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब एक यदि ये एटमॉस्फेयर हमारा नहीं होता, तो हम हमारे नियर बाय एक और हमारा एक सैटेलाइट है, उसको क्या बोलते हैं? मून। पर इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ में, मून पर नहीं होता ना, वहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते। जब इसका एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो उससे देखो, सेम दूरी पर सन जो है अर्थ से भी है और उतनी दूरी पर मून से भी है, मोटा मोटी बराबर ही दूरी पर है, राइट। दैट मीन्स सेम अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी सेम है, सेम अमाउंट ऑफ उसके पास ये सब चीजें आ रही होंगी। एटमॉस्फेयर होना और ना होने से कितना फर्क पड़ता है देखो। अर्थ में तो हमारा टेम्परेचर कितना रहता है? मैक्सिमम कहीं कहीं चला जाता है, कभी कभी गर्मियों में 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, इससे ज़्यादा जाता नहीं है। वेयर एज मून में यदि आप देखोगे, टेम्परेचर रेंज बिटवीन -190 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कितना ज़्यादा वेरिएशन है। -190 मीन्स जब सूरज की रोशनी इस पे नहीं पड़ती है, या जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी मून के नहीं पड़ रही होती है, वहाँ होता है -190। हमारे देश में, पूरे अर्थ में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे -190 डिग्री सेंटीग्रेड हो। सबसे ठंडा प्रदेश भी जो है ना, वहाँ पे -60, -70, -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
राइट। वर्स्ट टू भी ले लो, चलो -100 ही मान लो, पर यहाँ पे तो -190, और एक ही दिन में हो जा रहा है। जब मून पे एक तरफ दिन निकला फिर रात हुई, दिन हुआ, तो दिन और रात में टेम्परेचर डिफरेंस देख लो। ये सब क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्ट, ये रेडिएशन डायरेक्ट पहुंच गए, इसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। और सडनली क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है चारों तरफ, तो इसने जो हीट गेन की दिन में जैसे 110, तो एटमॉस्फेयर की वजह से वो सारी बाहर चली गई रात में, इसलिए ठंडा हो गया। तो दोनों केसेस में रेडिएशन डायरेक्ट हिट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो रात में होते नहीं है तो सारी एनर्जी लॉस हो गई। तो टेम्परेचर इज फ्लक्चुएटिंग ऑन द मून, इसलिए इस पे यदि एटमॉस्फेयर होता तब ये वेरिएशन नहीं होते। तो वी आर लकी कि वी हैव एन एटमॉस्फेयर और अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच प्रोटेक्ट्स अर्थ। ठीक। अब अर्थ में ये जो सन से जो एनर्जी आ रही है, उसको जानने का एक और देखो तरीका है, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, चलो एक। एंड दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट्स कैसे कंट्रोल होती हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, दो ग्लास लेते हैं, एक में पानी भर देते हैं और एक में सॉइल मतलब सैंड भर देते हैं, मिट्टी। इन दोनों ग्लासेस को क्या करते हैं, हम एक ओपन एरिया में रख देते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सोलर जो लाइट आ रही है वो सीधा सीधा इसमें एनर्जी इस पे आए। अब जब धूप में रखोगे तो क्या होगा, सनलाइट में रखोगे तो धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर भी और सैंड का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब आप क्या करो कि इनका टेम्परेचर नोट कर लो, और जब सनलाइट चली गई, जब क्या हुआ, सन चला गया एंड नाइट हो गई, दैट मीन्स वी हैव मून। मून हो गया तो ये क्या होगा, अब कोई एनर्जी नहीं आ रही है, सनलाइट नहीं आ रही है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी का हट गया। अब ये दोनों गर्म हो गए थे, अब ये क्या होंगे, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू करेंगे। अब ये ठंडा हो रहा है, उसका आप टेम्परेचर नोट करते रहो कि हर घंटे में कितना हो रहा है। देन यू विल फाइंड अ इम्पोर्टेंट थिंग, और यू विल हैव अ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा आपका। क्या होगा कि बोथ रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग आर डिफरेंट। पानी की रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, किस रेट से गर्म हुआ और किस रेट से ठंडा हुआ, वो कंपेयर टू सैंड और सॉइल इज डिफरेंट। और डिफरेंट मीन्स मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पानी है वो तेजी से गर्म होगा और तेजी से ठंडा होगा, या तो ये होगा या ऑपोजिट होगा इसका। तो आपने क्या नोट किया, प्लीज डू दिस एक्सपेरिमेंट, और अल्टीमेटली व्हाट यू फाइंड कि जो सैंड होती है वो तेजी से गर्म होती है और तेजी से ठंडी होती है कंपेयर टू वाटर। इसलिए आपने सुना होगा कि रेगिस्तान में ना बड़ी तेजी से सैंड गर्म हो जाती है और रात बड़ी ठंडी होती है, क्योंकि सैंड उतनी ही तेजी से ठंडी हो जाती है। आपने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों से नहीं सुना होगा कि वहाँ बड़ी तेजी से ना गर्मी बढ़ती है या बड़ी तेजी से जो है रात में ठंडी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। राइट। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये आया कि हमारी अर्थ, यदि आप एटमॉस्फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, या तो लैंड दिखेगा या वाटर दिखेगा, दो ही चीज़ दिखेगी। तो ये जो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सन से जो हमारी एनर्जी आ रही है, वो ये दो ही चीज़ ऑब्जर्व कर रही है, और ये दोनों चीज़ें रिलीज कर रही हैं, पर इनकी रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट आर डिफरेंट। जो ज़मीन है वो तेज़ी से गर्म होती है और तेज़ी से ठंडी होती है, और इस तेज़ी से गर्म होने से ठंडे होने से क्या कुछ फ़र्क होता है, क्या उससे क्लाइमेट्स पे कोई इंपॉर्टेंट असर पड़ता है, वही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो नाउ वी विल स्टडी द मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, विंड। जब हवा चलती है तभी बोलते हैं कि हवा चल रही है हिंदी में, अदरवाइज इन इंग्लिश एयर है तो मीन्स हवा है, चल नहीं रही है वो। जब हवा चलने लगती है वी कॉल इट विंड। तो हवा चलती क्यों है, खड़ी क्यों नहीं रहती चुपचाप, क्या कारण है ऐसी चलती है? इसके लिए क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हमारी डे टू लाइफ में हो भी रहे होते हैं उनको ही देखते हैं। जैसे बैलून होता है, क्या बोलते हैं, हॉट एयर बैलून। क्यों इसको हॉट एयर बोलते हैं, क्योंकि इसके यहाँ पे नीचे क्या होता है, एक बर्नर होता है। यदि आपने इस पे चढ़ना हो तो आप इस पे चढ़ जाओ और इसके अंदर बैठ जाओगे इस बकेट में, एंड द मोमेंट ये बैलून जब पूरा गर्म हवा से भर जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बैलून जो है धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगेगा, एंड देन इट विल राइज एंड राइज एंड राइज, और एक पर्टिकुलर हाइट जाके ये मेंटेन कर लेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके नीचे जो बर्नर था वो कंटिन्यूसली इसमें हॉट एयर पंप कर रहा है। एंड हॉट एयर क्या है, इससे हमको ये समझ में आता है कि यदि मैं हॉट एयर जो होती है वो हमेशा ऊपर उठना चाहती है, इट विल ट्राई टू राइज, मीन्स यदि वो नीचे है गर्म करूंगा तो हमेशा ऊपर ही जाएगी, वो इधर लेफ्ट राइट नहीं जाएगी, वो ऊपर ही जाएगी। ये क्लियर है इससे, इसी वजह से तो हॉट हॉट बैलून ऊपर गया। तो हमने एक कॉन्सेप्ट या एक प्रिंसिपल समझ लिया कि गर्म चीज़ हमेशा ऊपर जाती है। चलो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। ये क्या है, एक दिया,
आपके घरों में मंदिरों में रखा रहता है, राइट, दिवाली पे भी आप जलाते हो। और यदि आपके मंदिर में या कहीं आले में रखा हुआ है तो क्या हो रहा होता है, आप देखोगे इसके चारों तरफ की ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। वो कैसे कंफर्म करोगे? यदि आप दिए के जो आला है मंदिर में या जिस चीज़ का बना हुआ आप देखोगे, जो उसका टॉप सरफेस है उसको नीचे से देखोगे या पलट के देखोगे, वो आपको ऐसे काला काला मिलेगा या जला हुआ सा मिलेगा। नॉट ओनली काला, जला हुआ सा मिलेगा। ये तो अनबर्न कार्बन से भी काला हो सकता है, राइट, बट वो जला हुआ भी मिलेगा। आप देखोगे क्यों जल गया वो, क्योंकि नीचे से हॉट एयर आई, वो वर्टिकल जा रही है और वो जाके इसको गर्म कर रही है, जबकि ये चीज़ आपको साइड में नहीं मिलेगी मंदिर के। एक और चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेम दिए के ऊपर इफ आई आस्क यू पुट योर हैंड ऑन दिस साइड, या दिए के किसी भी तरफ चारों तरफ कहीं पे भी अपना हाथ रखो और कितनी देर तक रख सकते हो, दिया बुझ जाएगा पर आपके हाथ को कुछ नहीं होगा। बट इफ आई आस्क यू कि अपना हाथ यहाँ ला के रखो, कहाँ पे? एग्जैक्टली दिए के थोड़ा ऊपर, दिए के एकदम आग में नहीं बोल रहा हूँ, उससे थोड़ा ऊपर। यदि आप यहाँ रखोगे तो आप ज़्यादा देर तक नहीं रख पाओगे, तो इमीडिएटली यू विल रिमूव योर हैंड। क्यों? क्योंकि हॉट एयर ऊपर आ रही है और हॉट एयर जब आपको हिट करेगी धीरे धीरे आपका हाथ गर्म होगा और फिर वो असहनीय हो जाएगा, यू विल रिमूव योर हैंड, राइट। तो इससे भी क्या मालूम चलता है कि हॉट चीज़ हमेशा ऊपर जाना चाहती है। तो ये प्रिंसिपल से हमको क्लियर हुआ। अब हम अपने नेचर में देखें क्या हो रहा होता है। जब हमारा सन उगता है तो वो क्या करता है कि जो जमीन होती है उसको गर्म करता है। एंड जब गर्म होगा तो हमने ये सीखा है कि हॉट एयर क्या होती है, इसके ऊपर जो हवा होगी वो गर्म होगी। वो गर्म होगी तो क्या है, वो ऊपर जाना चाहेगी। तो इस एरिया की जो जितनी हवा गर्म हुई वो ऊपर जा रही है। दैट मीन्स उसने तो अपनी जगह खाली कर दी, अपना घर खाली कर दिया। और घर खाली कर दिया तो क्या होता है, उसमें चोर घुस जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे चोर कौन है? जो आसपास की ठंडी हवा। तो ठंडी हवा क्या करती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ गई है तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो ठंडी हवा उसको चारों तरफ से भरने की कोशिश करती है। एंड एज अ रिजल्ट हॉट एयर क्योंकि ऊपर उठती रहती है दिन में तो ऊपर जाती है, और ठंडी हवा उसका, तो वी विल हैव अ साइकिल लाइक दिस। लोकलाइज साइकिल हो सकती है हमारी। यहाँ क्लियर? ये इसलिए हो रहा होता है, ओके। प्लस आपको एक और चीज़ हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था। यदि हमने वाटर और सैंड को सनलाइट में रखा तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, वी ऑब्जर्व्ड कि जो सैंड होती है इट गेन्स एंड लूज हीट वेरी फास्ट। मीन्स सनलाइट में बहुत तेज़ी से गर्म होती है कंपेयर टू वाटर, और जब सन चला जाता है, रात हो जाती है, तो उतनी ही तेज़ी से हीट लूज करती है कंपेयर टू वाटर। और हमारे यदि अर्थ को देखें, सैंड मीन्स व्हाट वी कॉल, वी कैन से लैंड। तो लैंड जो होता है, सन जब दिन में, लैंड बड़ी तेजी से गर्म होते हैं और बड़ी तेजी से ठंडे होते हैं कंपेयर टू वाटर मीन्स सी, वी कैन से, क्योंकि मैक्सिमम एरिया हमारा सी है वाटर में, रिवर्स तो बहुत कम है। तो सी जो है वो, उसका जो पानी है वो तेजी से गर्म नहीं होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे फिर ठंडा होता है। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि हमारे लैंड जो होगा दिन में क्या होंगे, लैंड हमारे ज़्यादा गर्म होंगे कंपेयर टू सी, और रात में क्या होगा, सी ज़्यादा गर्म होगा कंपेयर टू लैंड, क्योंकि अभी ठंडा ही नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम से समझते हैं। मीन्स दिन के अंदर हमारे लैंड गर्म हो गए, लैंड गर्म हो गए तो हवा क्या हुई, गर्म हवा ऊपर उठी। जब गर्म हवा ऊपर उठी तो यहाँ क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हो गया। और हमारे यहाँ पे सी है, अभी वो उतना गर्म नहीं है, मीन्स ठंडा है यहाँ की हवा। तो ये ठंडी हवा यहाँ पे आती है वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से, और गर्म हवा ऊपर जाती है, और गर्म हवा जब ऊपर जाती है धीरे धीरे ठंडा होने लगती है, तो वो फिर वो ठंडी जगह पे यहाँ गिरती है। तो इस तरीके से वी हैव अ साइकिल। और भी से समुद्र किनारे के लोग आप देखोगे, या घर से धुआं भी निकल रहा होगा तो वो टूवर्ड्स लैंड जा रहा होगा। सो वी विल हैव अ कोल्ड सी ब्रीज। ऐसे ऐसे करके हवा चलती है। ये दिन में हो रहा होता है। अब रात में क्या होगा? रात में ये होगा, उल्टा हो जाएगी साइकिल। क्यों? रात में मेरा लैंड तो बड़ी तेजी से ठंडा हो गया, पानी ठंडा नहीं हुआ, पानी अभी भी वार्म है, गर्म है हल्का सा। दैट इज कॉल्ड वार्म, गुनगुना है। गर्म होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर की जो हवा होगी अब वो गर्म होगी। वो गर्म होगी तो हवा क्या होगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी। अब जब ये ऊपर उठेगी तो यहाँ क्या होगा, सी के ऊपर वैक्यूम क्रिएट। लैंड में ठंडी हवा है तो वो क्या होगी, ठंडी हवा इस वैक्यूम में आना चाहिए। एज अ रिजल्ट वी हैव एन ऑपोजिट साइकिल इन नाइट। सो कोल्ड ब्रीज लैंड से अब सी की तरफ चलेगी, तो रात में उल्टा चक्कर हो जाता है, साइकिल स्टार्ट हो जाती है। यदि हम दिन में ना बड़े बड़े पहाड़ों में, हिमालय में आप आते हो घूमने, तो देखोगे वहाँ पे भी क्या होता है, घाटियों में जो पहाड़ होते हैं जहाँ पे सनलाइट पड़ रही होती है वो तेजी से गर्म होंगे, लैंड है ये। जब ये गर्म होगी तो जमीन से गर्म होगी तो हवा ऊपर उठेगी, दोनों तरफ से उठेगी घाटी में। घाटी मीन्स क्या होता है, दोनों तरफ पहाड़, नीचे घाटी बोलते हैं उसको, वैली। तो ये गर्म हवा दोनों तरफ से ऊपर उठी, और गर्म होने के बाद जब वो ठंडी हुई तो वो सेंटर में आके नीचे गिरती है। एंड देन ये साइकिल आप देखोगे पहाड़ों में, घाटी से ऊपर की तरफ हवा दिन में चलती है,
ठीक है, रात में इसका ऑपोजिट हो जाता है एग्जैक्टली। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके। और भी कोई कारण है कि ये हवा जो है हमारा ऐसे मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है, विंड चलना स्टार्ट होती है? यस, एक और कारण होता है। वो क्या कारण होता है कि हमारी अर्थ इटसेल्फ अपने ऊपर अपने एक्सेस को रोटेट करती होती है और मून भी उसके चारों तरफ मूव कर रहा होता है। एंड इन दोनों के बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है? हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस होते हैं और उन वेरिएशंस की वजह से भी हमने देखा होगा, जब समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, मीस ज्वार मीस ऊपर उठता है, भाटा मीस नीचे चला जाता है। तो सी लेवल अप एंड डाउन होता है। जब सी लेवल अप एंड डाउन होगा तो क्या होगा? उसके ऊपर की एयर को वो धक्का मारेगा, जब वो नीचे जाएगा एयर को नीचे खींचेगा। दैट मीन्स टू टू दैट ऑल्सो वी हैव विंड की मूवमेंट होता है, राइट? और एक और भी कारण होता है। वो क्या कारण होता है कि हमारे जमीन बिल्कुल प्लेन तो है नहीं, उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं। तो जब हवा चलती है तो वो क्या होता है? पहाड़ों से टकराती है। जैसे ये हवा आ रही है, पहाड़ से टकराई, छोटा पहाड़ हुआ तो क्या वो उससे टकराएगी और ऊपर चली जाएगी, राइट? इधर की हवा आएगी, ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, फिर ऐसे घूमने लगेगी। बट यदि बड़ा पहाड़ हुआ, जैसे हिमालय हुआ, एवरेस्ट वगैरह हुए, तब वो क्या होती है? हवा आती है, उससे टकराती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इतनी ज़्यादा ग्लेशियर्स होती हैं, इतनी आइस होती है, उससे क्या होता है? वो ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है तो वो नीचे की तरफ आ जाती है, गर्म होती है तो ऊपर जाती है, क्योंकि ये छोटे पहाड़ हैं, इनमें तो कोई बर्फ बर्फ है नहीं, इसलिए क्या है? और वैसे भी सनलाइट में गर्म हो रहे हैं ये, तो ये ऊपर चले गए। वेयर एवरेस्ट में दिन भी हो कुछ भी हो, यहाँ पे हमेशा आइस रहती है, इसलिए हवा क्या होगी? यहाँ पे नीचे चली जाती है। दैट मीन्स हमारे माउंटेन्स की वजह से भी विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, या विंड में एक मूवमेंट आता है कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। और जब ये ऊपर नीचे जाएगी तो बैक में क्या करेगी? इट क्रिएट वैक्यूम, और जब वैक्यूम होगा तो पीछे क्या आवाज उसको फॉलो करेगी। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से हमारा विंड का मूवमेंट होता है। और जब हमारा विंड का मूवमेंट होता है, उससे एक चीज होती है, उसको बोलते हैं रेन। रेन क्या होती है? आपने देखे हैं ये क्या चीज होती है? यस, दीज आर क्लाउड्स। और इन क्लाउड से क्या होता है? जब पानी गिरने लगता है, वी कॉल इट रेन, जिसमें आप इंजॉय करते हो, छतरी लेके घूमते हो, नहाते हो, कूदते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट इज रेन। रेन बेसिकली, जब ये क्लाउड आए कहाँ से? आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, घर में बहुत बार दिया तो देखा होगा मम्मा को। जब भी वो केटली में या कुकर में या कुछ भी चीज़ को गर्म करते हैं गैस पे, यदि उसमें जो वाटर होता है तो इसमें से स्टीम निकलती है, राइट? ये स्टीम क्या है? इज वाटर वेपर। और यही स्टीम जो है हमने घर में कैसे क्रिएट की? हमने गैस जलाई, उसमें पानी डाला और स्टीम जनरेट हो गई। तो वाटर लिक्विड से वेपराइज्ड हो गया, राइट? सो ये जो वेपराइजेशन हमने खुद किया है, भगवान ने नेचर में बहुत अच्छा वेपराइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं? विद द सपोर्ट ऑफ सन। हमारा लॉट ऑफ वाटर है, हमारा सी में, दुनिया में वन थर्ड तो पानी है, राइट? इन ओशियंस। तो सन क्या करता है? दिन में पानी को गर्म करता है। जब वो पानी को गर्म करता है तो पानी क्या होता है? एवोपरेट होता है, थोड़ा सा भाप में बनता है, और वो भाप ऊपर उठती है धीरे धीरे। और जब वो ऊपर उठती है तो वो ठंडी होने लगती है, दैट मीन्स वो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, क्लाउड्स फॉर्म में बनते हैं। और क्योंकि ये क्लाउड हैं, और हमको ये भी मालूम था कि ये जो क्लाउड हैं क्या है, चलेंगे इस डायरेक्शन में। और जब ये अपने आते हैं, लैंड के ऊपर आते हैं, तो इन क्लाउड्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे ना डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं, बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, राइट? हवा चलती है तो डस्ट उड़ती है। तो जो डस्ट पार्टिकल है, यदि क्लाउड को देखोगे, इस क्लाउड को देखो या इस क्लाउड को देखो, तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। और वाटर जो है, जो मॉइस्चर फॉर्म में है, वो क्या करेगा ना, इन पार्टिकल्स के चारों तरफ जमना, इकट्ठा होना शुरू होता है। तो वाटर मीन्स ये जो क्लाउड्स है, इनके अंदर ये डस्ट पार्टिकल हैं। और ये डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ H2O, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि वो धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू होते हैं। और जब वो धीरे धीरे इकट्ठा शुरू होते हैं, इट फॉर्म अ ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। और जब वो वाटर बॉल इतनी मोटी हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि अब क्लाउड उसको रोक नहीं सकता है, तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं तो वी से इट इज रेनिंग। क्लियर हो? तो बेसिकली ये जो क्लाउड्स आ भी जाते हैं, और ये जो सैंड और डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, राइट, या स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, वो भी डस्ट है उसके अंदर भी। ये क्या काम करते हैं? सीड का काम करते हैं। जैसे खेत में हम सीड डालते हैं, तो ऐसे यदि ये नहीं होते तो क्या, तो वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ इकट्ठे नहीं होते, किसके चारों तरफ इकट्ठा हो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। और यही चीज़ यदि आपको देखनी है आज की डेट में, तो वी हैव सैटेलाइट्स, पहले तो नहीं होते थे, अब सैटेलाइट्स आप टॉप से देख सकते हो। सो दिस इज इंडिया, राइट? और इंडिया में ये गुजरात है, इधर वे क्या है? अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, राइट? इंडियन ओशन के पार्ट हैं दोनों।
तो आप देखो, ये आपको डायरेक्शन दिख रही है, ओशियन से ऐसे करके क्लाउड्स आ रहे हैं, हवा ऐसे चल रही है, क्लाउड्स मूव कर रहे हैं और वो यहाँ आके घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिमालय है। हिमालय से टकरा के फिर देखो टर्न हो गए, so नाउ ये साइक्लोन टाइप का कुछ बन रहा है। तो इट इज व्हाट, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम सी, सनलाइट की वजह से ये एवोपरेट हुए और एवोपरेशन होने की वजह से ये यहाँ आए। ठीक है, और जब ये एक टाइम पे पहुंच जाते हैं, जब उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, वी हैव रेन्स। एक रेन और भी होती है, कोई जरूरी नहीं होता है कि सी से ही पानी आए तभी रेन होती है। स्पेशली हिमालय वगैरह में आप देखोगे, यदि आप ट्रैकिंग करते हो तो रोज 2 बजे के बाद नॉर्मली 2 PM, आफ्टर 2 PM और 3 PM यू विल फाइंड कि पहाड़ों में बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है तो बहुत सारे वहाँ पे सी है, बहुत सारी ग्रास है ना, बहुत सारी ग्रीनरी होती है, पेड़ पौधे, उनमें ही पानी होता है। तो वो क्या होता है, उनसे भी दे लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, राइट। तो वाटर से वो सारे क्लाउड्स बनना शुरू होते हैं धीरे धीरे धीरे, और जब तक दोपहर होती है वो धीरे धीरे अपवर्ड राइज करना शुरू होते हैं, गर्म है क्योंकि वो ऊपर उठते हैं, और पहाड़ के जब तक ऊपर पहुंचते हैं वो धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं, और ठंडा होते हैं या तो उसी पहाड़ पे या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जाके बरस जाता है। तो दिस इज लोकलाइज्ड रेन, जो वहीं से बादल अपने बने ड्यू टू सनलाइट और वहीं पर वो बरस गए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड इन समर सीजन स्पेशली in Himalayas. So every day after 3 PM or 2 PM you will have a rain for few hours, जब तक आपकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है। ह्यूमिडिटी मीन्स परसेंटेज ऑफ वाटर और वाटर H2O और मॉइस्चर इन एयर। हायर द ह्यूमिडिटी मीन्स हायर द परसेंटेज ऑफ H2O, मीन्स बादलों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 100% ह्यूमिडिटी होती है, मीन्स बोलते हैं ना, कोलकाता वगैरह बॉम्बे में जेको सी के पास हैं, तो वहाँ पे मॉइस्चर पानी हवा में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एक चीज़ यदि मैं कोई पूछे कि हमारे देश में हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, तो यदि हम 7 प्लेसेस की बात करें जहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होती है इंडिया में, उसमें सबसे पहला नाम क्या आता है? सबसे पहला नाम आता है मेसिनराम। उससे पहले आता है चेरापूंजी। पहले हमेशा बहुत सालों से, करीब 100 साल तक चेरापूंजी नंबर 1 रहा, और कुछ साल पहले मेस्वाराम सिनराम सिनराम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। एक छोटा सा विलेज है बेसिकली, ये चेरापूंजी से बस थोड़ा ही दूर है, दोनों के दोनों अंचल प्रदेश में है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अपार्ट फ्रॉम देयर देयर आर मैनी, लाइक गैंगटोक इज आल्सो देयर, महाबलेश्वरम है, अम्बोली है ना, इन सब जगह भी बारिश बहुत होती है। अब बारिश बहुत होना और या नॉर्मल होने में कितना डिफरेंस होता है, तो ये समझ लेते हैं कितनी बारिश होती है। तो जो इस विलेज के अंदर एक साल में, स्पेशली मानसून सीजन में, मानसून सीजन हमारा नॉर्मली क्या होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने, तो उस 3-4 महीने के अंदर ही वहाँ पे 11,872 मिलीमीटर रेन तक हो जाती है, एंड दिस इज हाईएस्ट। और ये वर्ल्ड में भी हाईएस्ट है बाय द वे, इंडिया में तो है ही है। सो हाईएस्ट रेनफॉल होती है यहाँ पे, इतने मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। ये इसको समझ, अब रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए क्या ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा ऐसा पाइप होता है, इसका हार्डली 2 इंच और 3 इंच का डायमीटर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, इसको ना ले जाके, और इसके अंदर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, ग्राउंड में ले जाके इसको एक फिक्स जगह पर लगा देते हैं, सो दैट ये एक तो गिरे नहीं, ऐसे लगाया जाता है प्रॉपरली, इसका जो क्लैंपिंग सिस्टम होता है। दूसरा, आसपास पेड़ या कोई घर नहीं होना चाहिए, सो दैट उसका इम्पैक्ट नहीं आए, तो हम करेक्ट मेजरमेंट कर पाएँ, और इसमें जितना वाटर आता है उसको हम मेज़र कर लेते हैं। तो इसकी जो हाइट, वाटर की हाइट है, उससे मालूम चल जाता है कितनी बारिश हुई। जितनी हाइट उतने मिलीमीटर या उतने इंचेस, दोनों तरह के स्केल में आते हैं। इंचेस में भी आते हैं, जैसे ये वाले इंचेस में है तो 0.3 इंचेस हो गया, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट इन mm ऑल्सो। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इसलिए 20 से इतने बारिश हुई, तो आपको ये मालूम चल गया। अब इस का मतलब होता क्या है? इस का मतलब होता है इतने रेनफॉल हुई है ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को समझने के लिए ऐसे समझो, यदि मैं मीटर में कर दूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ 11.872 मीटर्स ऑफ रेनफॉल ऑन 1 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर एरिया समझने के लिए एक ऐसे आप क्यूबॉइड ले लो, जिसका 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये, तो 1 × 1 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। और इस पर कितनी हाइट तक हो रही है, 11.8 मीटर हाइट तक पानी बरसता है एक रेनी सीजन में। या इसको और आसान तरीके से समझो कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यदि हम बोलते हैं बारिश 1 रेन हुई है, तो 1 रेन मीन्स 1 लीटर वाटर। यदि 1 लीटर वाटर को 1 मीटर बाय 1 मीटर के एरिया पे
1 मीटर स्क्वायर एरिया पे यदि आप पानी डाल दोगे 1 लीटर, तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1 mm। ठीक है, तो यदि इतने है मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पे, मीन्स इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है, इतने 1000 मीटर्स है, करीब 12,000 मीटर, मिलीमीटर, राइट, या 12 मीटर के आसपास। अब इसको समझने के लिए पर्सपेक्टिव को और आप समझ पाओगे बहुत अच्छे से कि ये एक आदमी है, ये इसी गांव में रहता है, इसकी हाइट, एवरेज हाइट देखो, इंडियन की एवरेज हाइट करीब मान के चलो 1.7 मीटर होती है, तो इसकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, दिस इज एवरेज हाइट। यदि इसकी 1.7 मीटर हाइट है, और हमारे यहाँ बारिश इस जगह, इस गांव में बारिश कितनी होती है इतनी मानसून सीजन में, तो मैं इसको यदि लगाऊं, 1 मीटर स्क्वायर पे पानी गिर रहा है, तो ये इससे कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स ज़्यादा। मीन्स ये आदमी, इतनी बारिश हो रही है कि इसकी हाइट से 7 टाइम्स इतनी हाइट तक, और वो हाइट कितनी है, करीब 12 मीटर, और इंडिया में 12 मीटर मतलब हो गया 4 मंजिला घर, 4 मंजिले घर की बराबर पानी बरसता है। मीन्स इस पूरी जमीन के ऊपर हर मीटर, हर के ऊपर 12 मीटर पानी भर दो, इतना पानी गिरता है इसमें। समझ रहे हो, क्लियर हो कि नहीं हुआ, समझ पाए? ओके, लेट लेट्स मूव फर्दर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अब तो हमारी एयर तो समझ लिया हमने, उसमें क्लाइमेट्स भी समझ लिए कैसे बन रही है। अब एयर पोल्यूशन समझते हैं क्या होता है। सो व्हाट इज एयर पोल्यूशन? When level of oxides of nitrogen or sulfur increases, we say air pollution is there. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम शॉर्ट फॉर्म में नॉक्स ही बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नॉक्स बोलते हैं। नॉक्स बढ़ गया, सॉक्स बढ़ गया। सॉक्स मीन्स सल्फर ऑक्साइड, सल्फर और सल्फर के ऑक्साइड्स मीन्स सल्फर को यदि बंद करोगे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। सल्फर के बहुत तरह के ऑक्साइड होते हैं, तो इनको बोलते हैं नॉक्स एंड सॉक्स। यदि इनकी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो वी से एयर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड। अब ये बढ़ती क्यों है? आज की डेट में हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स, मीन्स वो फ्यूल्स जो हमको ज़मीन से मिलते हैं, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, केरोसिन हुआ, हम बहुत जलाते हैं। फैक्ट्रीज में जलाते हैं, प्लांट्स में चलाते हैं, कारों में, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, और जब ये बर्न होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होती है और सल्फर होता है। जब नाइट्रोजन और सल्फर को क्या जलाओगे तो क्या बनेंगे, नॉक्स और सॉक्स बनेंगे। और ये कहाँ जाएंगे, जलने के बाद धुआं निकलेगा, वो कहाँ जाएगा, हमारे आसमान में जाएगा। दैट मीन्स वी हैव स्टार्टेड पॉल्यूटिंग द एयर। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हुई, नाइट्रोजन ऑक्साइड बने, सल्फर और ऑक्सीजन जो है सल्फर ऑक्साइड हुए, दैट इज वाई वी कॉल देम नॉक्स एंड सॉक्स। प्लस जब ये बर्न हो रहे हैं, कोई जरूरी नहीं होते 100% नाइट्रोजन है, कुछ अनबर्न चीज़ें भी रह जाती हैं, राइट। कुछ 100% बर्न पार्टिकल्स भी जनरेट होते हैं जब किसी चीज़ को बर्न करते हो। कुछ जो ये बर्न पार्टिकल्स या अनबर्न पार्टिकल होते हैं ना, ये भी आसमान में घूमते हैं, राइट। इनको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे कण जो हवा में उड़ रहे होते हैं जब कोई चीज़ जलाते हो। तो ये कैसे आपको दिखते हैं, कौन से कण? आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियों के, ट्रक वरक के पीछे से या फैक्ट्रीज में धुआं निकलता है, तो उसमें जो काली चीज़ होती है, बेसिकली वो तो कार्बन है, बट कुछ कार्बन के अलावा भी हो सकता है, तो दीज आर अनबर्न थिंग्स। तो इनको बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कार्बन पार्टिकुलर सब्सटेंस दैट कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। बहुत से हाइड्रोकार्बन मीन्स वो कार्बन, वो कंपोनेंट्स, वो कोल को जलाते हो उसमें भी कार्बन होता है, पेट्रोल में कार्बन होता है, जब उनको बर्न करते हैं तो अनबर्न चीज़ें भी रह जाती हैं, पूरी तरह बर्न भी नहीं होते हैं। सो वो जो अनबर्न चीज़ें निकली, जो स्मोक निकला, राइट, तो वो भी हमारे, उनको उसमें चीज़ें, अनबर्न चीज़ें, उनको सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो भी होती हैं। तो मीन्स हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दी, सल्फर ऑक्साइड्स बना दिए, अनबर्न पार्टिकल जो सस्पेंडेड फॉर्म में हवा में घूम रहे हैं, तो सब कुछ ऐड हो गया। अब जब ये ऐड होता है, जब गर्मी होती है मौसम में, तो क्या होता है, ये सब चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, क्योंकि हर गर्म चीज़ ऊपर जाना चाहती है, और उसकी क्या होता है, वो चारों तरफ फैल जाती है, तो मीन्स उसका एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। पर जब विंटर सीजन आता है, मीन जब सर्दियाँ आती हैं, तो क्या होता है, यही सस्पेंडेड पार्टिकल, बेसिकली बोले आप स्मोक, और जो हमारा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, सर्दी में क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है, क्योंकि ठंड हुआ तो हमारे बादल नीचे आ जाते हैं थोड़े से, राइट, फॉग हो जाता है आपका। तो फॉग एंड स्मोक, तो स्मोक और फॉग मिलके क्या बना देते हैं, बहुत ख़राब कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ताजमहल, तो सॉरी, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट को आप देख रहे हो कि देखो दिख ही नहीं रहा है ठीक से, इट इज़ सो डर्टी, विजिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। तो स्मोक और फॉग मिलके एक नया वर्ड बन गया, स्मॉग, SMO, स्मोक, और FOG, फॉग। तो फॉग और दोनों मिलके के बन गए स्मॉग। जब ये स्मॉग हो जाता है,
तब आपकी विजिबिलिटी खराब हो जाती है। और क्या होता है, जो लोग इसमें रह रहे होते हैं वो लिटरली एक ना धुएं के चैम्बर में रह रहे होते हैं। ये आपके लंग्स हैं, तो यू कैन इमेजिन जो बाहर है वही तो आपके अंदर जाएगा, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ योर लंग्स। और जब आप इस कंडीशन में ये अनबर्न काला धुआं आपको दिख नहीं रहा है, ये जो जा रहा है आपके अंदर, वो जब अंदर जाएगा तो आपके इसके लिए बॉडी तो बनी नहीं है। तो क्या होगा, छोटे बच्चे होंगे या बुढ़े होंगे, उनको इमीडिएटली इम्पैक्ट करेगा, बड़ों को धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा। तो यू विल हैव एन नंबर ऑफ डिजीजेस। आपको कैंसर हो सकता है, आपको टीबी हो सकती है, आपको अस्थमा हो सकता है, एंड वट नॉट, राइट। सो इफ वी हैव एयर पॉल्यूशन, और वो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, और उस क्रिएशन की वजह से वी हैव दीज इश्यूज, राइट।